नमस्कार, म जेबी पुन। तपाईँ नेपाल खबरमा हुनुहुन्छ। भारतीय राजनीतिक उथलपुथल र त्यहाँको अर्थतन्त्र तलमाथि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर हामीले पनि भोगिरहेका हुन्छौँ। भारतसँग जोडिएको लामो खुला सिमाना र त्यससँग जोडिएको समान संस्कृतिले मात्र होइन, भारतीय रुपियाँ र नेपाली रुपैयाँको टाइले पनि भारत मोटाउँदा हामी हृष्टपुष्ट हुन्छौँ, भारतलाई रोग लाग्दा हामी पनि निर्बल बन्छौँ। भारतमा हुने सकारात्मक र नकारात्मक दुवै परिवर्तनले हाम्रो समाजमाथि पनि सोझै असर पारिरहेको हुन्छ। यतिको जेलिएको अन्तर सम्बन्ध छ भारतसँग नेपालको। बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डको अर्थ राजनीतिक प्रभाव त हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक प्रभाव जतिकै प्रभावकारी हुनाउँदछ। अहिले हाम्रोमा राजनीतिक मात्र होइन, अर्थतन्त्र पनि अत्याउने गरी ओह्रालो लागेको विश्लेषण भइरहेको छ। के यसको प्रभाव हाम्रो छिमेकी देश भारतमा 10 वर्ष यता एकछत्र राज गरिरहेको भारतीय जनता पार्टीको सरकार र त्यसले ल्याएको नीतिको परिणति त होइन? आज हामी यसबारे छलफल गर्नेछौँ। विमर्शमा आज मसँग भारतीय राजनीति राम्ररी केलाउन सक्ने 30 वर्षदेखि भारतीय पत्रकारितामा सक्रिय एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ सिद्धार्थ बर्धराजन। उहाँ डिजिटल मिडिया आउटलेट दि वायरका संस्थापक सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। यो मिडिया गैर नाफामूलक मिडिया हो, जनताको पैसाले, पाठकको पैसाले चल्ने भनेर प्रसारित आउटलेट हो। उहाँ 1995मा दि टाइम्स अफ इन्डियाबाट पत्रकारिता थाल्नु भएको थियो। सिद्धार्थले 2008देखि भारतको प्रमुख अङ्ग्रेजी दैनिक दि हिन्दूमा करियर सुरु गर्नुभयो। सन् 2011देखि 13सम्म उहाँ हिन्दूको सम्पादकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले सम्पादकबाट राजीनामा दिई मूलधारको मिडियाले औद्योगिक घराना र सरकारको प्रचारकको रूपमा मात्र काम गरेको भन्दै 2015मा स्वतन्त्र मिडिया दि वायरको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। पाठकको सहयोगबाट चल्ने कन्सेप्टमा खोलिएको यो मिडिया उहाँले 6 लाख भारूबाट 4 जना पत्रकार मेन पावरबाट थालनी गर्नुभएको थियो। अहिले त्यो आउटलेटमा 40 जना पत्रकारले काम गरिरहेका छन्। भारतको प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका मेमोरियल अवार्ड सहित आधा दर्जन पत्रकारिता पुरस्कार थापिसक्नुभएका सिद्धार्थ त्यहाँको भाजपा नेतृत्व सत्तासँग आँखामा आँखा मिलाएर लडिरहनु भएको छ। उहाँले गर्ने प्रश्नबाट अत्तालिएको त्यहाँको सत्ता संयन्त्रले उहाँ विरुद्ध आधा दर्जन मानहानि मुद्दाको लफडामा फसाउन खोज्दा समेत उहाँ किञ्चित नडगी तथ्यको निम्ति कलम र बोली मार्फत लडाई लडिरहनु भएको छ। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आज आपने सुबह आपकी प्रवचन में आपने कहा नेपाल में अभी भी हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं है। हम लोग सोचते क्या है, मीडिया अभी भी विज्ञापन से चलती है और कमोबेश राज्य की नीति की प्रोटेक्शन के आधार पर चलाया जा सकता है, ऐसा हमारे मान्यता अभी भी है। तो परंपरागत मीडिया की जिस नींव है हम लोग अभ्यास कर रहे थे, वही हम लोग अभी भी अभ्यासरत हैं। लेकिन आप लोगों ने, जैसे मैंने अभी कहा, आपने 2015 में दि वायर शुरू की, तो आपने कहा था तो औद्योगिक घराना और सरकार की इन्फ्लुएंस बगैर भी हम लोग पत्रकारिता कर सकते हैं और ऐसी पत्रकारिता करनी चाहिए अभी की संदर्भ में। तो इसके बारे में आप बताएंगे क्या? मैं समझता हूँ कि अगर हम पत्रकारिता को आज़ाद रखना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी पत्रकारिता है, जो हमारा जर्नलिज्म है, ये सही मायने में समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसका हम विवरण दे पाएँ और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें, तमाम जो सवाल जनता के जहन में हैं सरकार के बारे में, समाज के बारे में, उन सवालों को हम उठाएं ताकि सोसाइटी में एक अकाउंटेबिलिटी हो, पारदर्शिता हो और डेमोक्रेसी को और मजबूत हम लोग बना पाएँ। तो हमारे ख्याल में जर्नलिज्म वो काम नहीं कर पाएगा अगर वो सरकार पे या बड़े उद्योगी जो घराने हैं उन पे वो डिपेंड करता है जी। और इसकी वजह बहुत सिंपल है कि अगर आप उन पे पूरी तरह से निर्भर करते हैं अपने फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए, तो
तो ज़रूर एक वक्त ऐसा आएगा जब उस सपोर्ट की कीमत जो है वो सपोर्ट करने वाले अदा करेंगे। वो कहेंगे कि भाई आप ये स्टोरी क्यों कर रहे हो, हमारे इश्तिहार पे, हमारे एडवर्टाइजिंग पे, हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट पे आप अपना सारा बिजनेस चलाते हो। तो वो एक दबाव का ज़रिया हो जाता है। और हमने देखा ही हिंदुस्तान में इतने सारे बड़े मीडिया उद्योग हैं, मीडिया घर हैं, पुराने हैं, विशाल हैं, उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टोरीज, लेकिन कहीं से भी आप उनको इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। जो काम है वो सरकार के बारे में कोई आलोचना उनकी नहीं होती। अगर कोई सवाल है या कोई ऐसा डेवलपमेंट है जिसको कवर करने से सरकार को नुकसान पहुंच सकता है, सियासी नुकसान, तो ये लोग उस विषय से दूर रहेंगे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये फाइनेंशियली उन लोगों पे डिपेंडेंट है। तो हमारा ओपिनियन ये था कि अगर हम दर्शक और पाठक, रीडर और व्यूअर, इन पे हम डिपेंड करें कि भाई अगर आपको इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम आप ही के लिए कर रहे हैं, तो इसकी भरपाई, इसका फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपसे आना है। या तो आप डोनेशन दीजिए या तो आप सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, अगर आप मीडिया को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करोगे, तो हम लोग मजबूर होंगे कि हम किसी और के पास जाएंगे। और अगर हम किसी और के पास जाएंगे तो जाहिर है कि वो अपनी वो प्राइस हमसे लेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। कंटेंट में बिल्कुल हस्तक्षेप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा इतना अनुभव है न सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे आपके पास बेशुमार मिसाल नहीं है कि किस तरह से बड़े कंपनीज ने या सरकारी इंटरफेरेंस ने स्टोरीज को दबाया है और जर्नलिज्म को जो है फ्लरिश नहीं करने दिया। इसीलिए जो पहला इशू हमने उठाया आज के हिमाल मीडिया मेले में वो ये था कि अगर हम इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी फाइनेंशियल मॉडल है, बिजनेस मॉडल, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा था आर्थिक इंडिपेंडेंट के बगैर स्वतंत्र पत्रकारिता की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब आप कुछ हद तक सफल हो सकते हैं, लेकिन ज़रूर एक वक्त ऐसे आएगा जब आप कोई स्टोरी करना चाहते हैं। और मैंने देखा है, मतलब इससे पहले द वायर से पहले मैं द टाइम, मतलब हिंदू से पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है। लेकिन हमने देखे कि स्टोरीज करते करते जो है उनको रोका गया। अच्छा। क्योंकि किसी मंत्री ने कहा कि नहीं इसको मत चलाइए, या मैनेजमेंट को डर था कि अगर ये स्टोरी छप गया तो कोई बहुत बड़ा कंपनी है अपना एडवर्टाइजिंग विड्रॉ कर देगा। तो इस तरह से आप जर्नलिज्म, मतलब आप कोई धंधा चला रहे हैं, बिजनेस है ये, लेकिन ये जर्नलिज्म नहीं है। तो ये जर्नलिज्म की जो स्वतंत्रता है, हरण हुआ है, ये पहले भी था और अभी अभी शुरू हुआ है, क्या है? नहीं, देखिए ये बीमारी के लक्षण शायद शुरू से ही थे। ओके। क्योंकि अगर आपका मॉडल, देखिए हिस्टोरिकली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे सारे जो देश हैं ये सब फ्री मार्केट इकोनॉमीज पे चलते हैं, राइट। यहाँ कोई सोशलिज्म नहीं है। सरकार जो है या टैक्स पेयर जो है उसके पैसे से मीडिया नहीं चलता है। विशेषतः 90 के बाद ये और ज़्यादा घना हो गया। हाँ, लेकिन हर जगह, मतलब जैसे यूएस में मीडिया जो है वो भी फ्री मार्केट मीडिया है, वहाँ पे भी प्राइवेट कंपनीज हैं, वहाँ पे भी इश्तिहार वगैरह चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यूएस के जर्नलिज्म में जो मीडिया कंपनीज हैं उन्होंने एक ऐसा मॉडल बना दिया जहाँ पे जो रीडर है वो उसकी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। मतलब अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार देख लें तो अगर आप रोज़ाना उसको ख़रीदना चाहते हैं तो प्राइस काफ़ी हाई है। हिंदुस्तान में जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है 40, 50, 60 पेज का हो सकता है, लेकिन आप प्राइस सिर्फ 3 या 4 रुपए देंगे। जबकि छपने का कॉस्ट, अगर हम सिर्फ पेपर की बात करें, छपने का कॉस्ट 20-25 रुपए से कम नहीं है। तो आप उसको रीडर को सब्सिडाइज कर रहे हैं, बजाय इसके कि रीडर आपको हेल्प कर रहा है, आप रीडर को हेल्प कर रहे हो। तो असल हेल्प तो कहीं और से आ रहा है, असल हेल्प तो आपके एडवर्टाइजर से आ रहा है, औद्योगिक घराना, औद्योगिक। और जब वो
इशारा देगा तो आप उसके इशारे पे नाचोगे। तो सवाल है संतुलन का, बैलेंस होना चाहिए। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग इश्तिहार लेते हैं, एडवर्टाइजिंग लेते हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंस गवा गए, नहीं। लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। आप किसी एक स्रोत पे, किसी एक फाइनेंशियल सोर्स पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो, आपको नहीं होना चाहिए। मतलब आप में वो, आपकी फाइनेंशियल मॉडल में ये चीज़ होनी चाहिए कि कल अगर फलाना जो है नाराज़ होकर चला गया, अगर उसने अपना ऐड विड्रॉ कर दिया, अगर उसने अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर दिया, फिर भी मुझे छपने के काबिल होना चाहिए। उतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए लाइफ और डेथ का सवाल हो जाए। समझे मेरी बात? मतलब कि तो एक बैलेंस होना चाहिए जहाँ पे रीडर्स का भी कंट्रीब्यूशन अच्छा है, ऐड मनी भी आपके पास आए, और किसी एक सोर्स पे आप पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। तो आपने हिंदू इसलिए छोड़ा था? नहीं, हिंदू अलग, उसकी अलग वजह थी। रिजाइन किए थे? मैंने रिज़ाइन किया क्योंकि मतलब जो हिंदू के जो मालिक थे, उनके अलग आइडिया थे कि अखबार किस दिशा में ले जाना है। तो हमने सोचा कि भाई ज़्यादा अच्छा है कि हम खुद निकल जाएं। और निकलने के बाद, हालांकि हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब हिंदू एक ऐसा अखबार है जो अगर हम क्रूडली कहें तो ये लालची अखबार नहीं है। इनके मालिक लालची नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। अभी भी प्रश्न कर रहा है। हाँ, मतलब तो अभी भी मुझे लगता है कि हिंदू उन अखबारों में से एक है जो एक इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम कर रहा है, और उतना कमज़ोर या वल्नरेबल नहीं है जितना कि और अखबार हैं। मतलब जितना कंप्रोमाइज़ टाइम्स ऑफ इंडिया या और अखबारों ने किया, हिंदू को नहीं करना पड़ा है, क्योंकि वो मतलब उन्होंने एक बैलेंस स्ट्राइक किया है। जैसे दिल्ली में द हिंदू की जो कवर प्राइस है वो शायद 8 या 10 रुपए है, टाइम्स ऑफ इंडिया से डबल है। और ये एक अच्छा, मतलब क्योंकि पाठक को पे करना चाहिए। अगर आप इसको अच्छा प्रैक्टिस माना जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जितना आप रीडर को कन्विंस करें कि भाई आप आगे बढ़ के इस मीडिया को सपोर्ट दीजिए, और अगर आप नहीं आओगे तो हम किसी और के पास जाने पे मजबूर होंगे। तो अगर गए तो आपका आवाज़ नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर है जो दे रहा है उसकी आवाज़ ज़्यादा। तो सिद्धार्थ, तो जो इंडिया में जो ये प्रैक्टिस आप लोग शुरू किए हैं, द वायर है, द लॉन्ड्री और न्यूज़ लॉन्ड्री, एक इदारा है, हाँ। द मिंट, हाँ। ये सब लोग सफलता की राह पर है ये लोग। और इसकी चुनौती भी बहुत ज़्यादा होगी। आपने अभी सुबह कहे थे जी, तो चुनौतियाँ भी बहुत सारे हम लोग सामना कर रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियली तो चुनौतियां बहुत ज़्यादा है। मिंट अलग है। मिंट तो एक अखबार है जो हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का एक बिजनेस पेपर है। लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री एक ऐसा वेबसाइट है, शायद उसके 10 साल हो चुके हैं, जो उनका एक फ्री कंटेंट भी है, पेवॉल भी है। तो पेवॉल से वो ठीक ठाक कमा लेते हैं। कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है। तो उनका एक बड़ा बैलेंस्ड मॉडल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, और वो सफल है। हमारा ज़्यादा डिपेंडेंट है रीडर डोनेशंस पे। स्क्रोल एक और वेबसाइट है। कैरावान को जोड़ा जा सकता है इसमें? कैरावान को जोड़ा जा सकता है इसमें? कैरावान भी, कैरावान हालांकि वेबसाइट नहीं है, वो मैगजीन, प्रिंट मैगजीन है, लेकिन कैरावान भी जिस तरह से उनकी सब्सक्रिप्शंस वगैरह है, तो वो भी एक इंडिपेंडेंट मीडिया के रूप में फंक्शन कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं। इसीलिए आज भी मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि हिंदुस्तान भले ही, जैसे RSF का जो ग्लोबल मीडिया रैंकिंग आज निकला है लेटेस्ट, क्योंकि आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, तो हिंदुस्तान का दर्जा और नीचे गिर गया है। मतलब मुझे लगता है कि हमने आज रिपोर्ट किया वायर में, तब कम से कम 16 प्लेसेस जो है ये नीचे गिर गया, और नीचे गिरा है ये इंटरनेशनल इंडेक्स में इसका अवस्था। और तो आज हमारा हेडलाइन है, इंडिया स्लिप्स 11 रैंक्स इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, नाउ 161 ऑफ 180 कंट्रीज। तो अब इसकी, लेकिन और इसकी मेन वजह यह है कि जो बल्क ऑफ प्रेस है, जो बड़े अखबार हैं, बड़े टीवी चैनल्स तकरीबन सारे अब सरकार की इशारे पे या सरकार के कहने पे या प्रो सरकारी चीज़ें चलाते हैं। ठीक है, अखबार, अधिकांश अखबार स्पेशली हिंदी अलग अलग ज़ुबानों में वो काम करते हैं। डिजिटल मीडिया अभी भी लड़ रहा है, इंडिपेंडेंट है। कुछ अखबार है, जैसे मैंने हिंदू का जिक्र किया, कलकत्ता से टेलीग्राफ निकलता है, बेंगलोर में डेक्कन हेरल्ड है, कुछ ऐसे अखबार हैं जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट है मतलब मीडिया का, ये ऑब्जेक्टिव डेटा आपको बता रहा है कि भाई ग्लोबल रैंकिंग में अलग अलग कारणों से, फाइनेंशियल तो एक कारण हुआ, इसके अलावा
सरकारी दबाव भी है मीडिया पे, और भी चीज़ें हैं, कोर्ट केसेस हैं, जिसकी वजह से मीडिया अच्छा कुछ पत्रकारों पे हमला भी हुआ है, फिजिकल। तो ये तमाम चीज़ों को अगर जोड़ा जाए तो कमोवेश जो मीडिया फ्रीडम का जो इंडेक्स है, हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस घटता हुआ आ रहा है, और ये पिछले 4-5 साल से सिलसिला चल रहा है। और ये बहुत मुझे लगता है कि चिंता का विषय है। और आज मैं खुल के ये एक्नॉलेज भी कर सकता हूँ कि भाई नेपाल में आपकी जो मीडिया फ्रीडम की जो सिनारियो है वो हिंदुस्तान से बेहतर है। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी जर्नलिस्ट को किसी स्टोरी की वजह से पुलिस का केस का सामना करना पड़ा या आपको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। मेरे घर पुलिस आई अयोध्या से। जैसे इसमें हम जोड़ना चाहता हूँ मैं, तो आपके पास अभी आधा दर्जन ऐसा एलिगेंस है ना, मुद्दा जिस तरह से आपको हैरेस किया जा रहा है, और आप ही नहीं, सारे जो प्रश्न करते हैं पत्रकार, वहाँ की पत्रकार, उनको मुद्दा मामला में फंसा दिया जाता है। तो आपकी भी है अनुभव, आप शेयर करेंगे? जी, मैं ज़्यादा अपने बारे में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन है तो है। जो ट्रेडिशनल जो अटैक होता था मीडिया पे, वो मानहानि का केस, ठीक है, तो डेफेमेशन केस जो है लग जाता था, और सिविल डेफेमेशन एंड क्रिमिनल, ठीक है। तो मानहानि के केसेस द वायर के खिलाफ तकरीबन एक ज़माने में तो 10-12 थे। अब कुछ जो है वो भी तंग होकर उन्होंने विड्रॉ कर दिया, तो और कुछ केस हम जीत भी गए, तो अब शायद 6 या 7 रह गए। लेकिन मानहानि के अलावा अब जो नया एक ट्रेंड शुरू हुआ है मोदी साहब के कार्यकाल में, राजकाल, बिल्कुल, वो ये है कि आप एक क्रिमिनल केस डाल रहे हैं जर्नलिस्ट पे। मतलब कि आपने स्टोरी की, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि और अपना मिसाल नहीं, क्योंकि अपने बारे में ज़्यादा मैं मतलब औरों की समस्याओं के बारे में मैं रखना चाहूँगा कि जैसे दिल्ली में किसानों का एक आंदोलन, एक डेमोन्स्ट्रेशन था 26 जनवरी 2020 को, तो उसमें 2021 में, तो एक किसान जो है वो ट्रैक्टर पे चल रहा था और ट्रैक्टर से अचानक गिर के वो मर गया। किसानों का कहना था कि इस लड़के को फायरिंग से मारा गया, कि उसको गोली लगी और इसकी वजह से वो गिरा। पुलिस का कहना था कि नहीं, ये ट्रैक्टर एक्सीडेंट की वजह से मरा, क्या ट्रैक्टर से गिर, अचानक वो हाई स्पीड पे जा रहा था और गिर के मर गया। कुछ पत्रकारों ने किसानों के चश्मदीद गवाहों के आधार पे ये न्यूज़ चलाई कि भाई इस किसान का जो डेथ है ये गोली से हुआ है। जैसे राजदीप सरदेसाई बहुत बड़े पत्रकार हैं, दिल्ली टीवी जर्नलिस्ट हैं, मृणाल पांडे जी हैं जो बहुत बड़े एडिटर रही हैं हिंदी अखबार की, हिंदुस्तान अखबार की, और विनोद जोश जो कैरावैन के एडिटर रहे। तो इन्होंने, कुछ लोगों ने ट्वीट किया, कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया। उन सब लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, सेडिशन का। बताइए कि आपने एक खबर दी कि भाई किसान कह रहा है कि एक किसान की हत्या गोली से हुई, उसको पुलिस ने काउंटर किया, काउंटर करने के बाद लोगों ने पुलिस वर्जन भी चलाया, लेकिन ये काफ़ी नहीं था, आपने इन पे राजद्रोह का केस कर दिया, जो इतना एक संगीन मामला माना जाता है। उत्तर प्रदेश में एक लड़के ने स्टोरी किया कि भाई जो स्कूल में जो खाना सरकार की ओर से मुहैया कराया जाता है, खाने में जो है वो सिर्फ दाल और सिर्फ रोटी और नमक दी जा रही है, ऐसे कुछ वो स्टोरी था। उस पे जो है जो लोकल गवर्नमेंट है उनको वो नाराज़ हो गए, उन्होंने पुलिस केस कर दिया पत्रकार पे। तो ये एक नया ट्रेंड है जो मैं समझता हूँ कि बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है, क्योंकि मानहानि का केस, उसमें प्रोसीजरल हरासमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जेल जाने की कोई ख़तरा नहीं है, आप बच सकते हैं। मतलब कि वो लंबे अरसे तक खिंचता रहता है, आपका वक्त बर्बाद होता है, लेकिन उसका ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन फिजिकल या ऐसा थ्रेट नहीं है। लेकिन जब आप एक क्रिमिनल केस, स्पेशली विद क्वाइट सीरियस चार्जेस, एक हमारी कोलीग हैं, उन्होंने स्टोरी किया कि भाई एक मस्जिद थी उत्तर प्रदेश में, उस मस्जिद को विदाउट एनी नोटिस अथॉरिटीज़ ने आके उसको डिमोलिश किया, और उसका एक वीडियो स्टोरी उन्होंने वहाँ जाके शूट किया। 2 रिपोर्टर थे, यंग लड़के, उन पे जो है पुलिस ने केस कर दिया कि तुम लोग 2 गुटों के बीच में दुश्मनी फैलाने की कोशिश कर रहे हो। भाई स्टोरी कर रहे हैं, स्टोरी में ये भी दिखाया गया कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करने की कोशिश कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वक्त भी नहीं दिया, तो आपका वर्जन लेने की पूरी हमने कोशिश की।
आप अपना वर्जन देते नहीं हो, स्टोरी छपने के बाद आप जाके केस डाल देते हो। तो ये जो नया ट्रेंड है और मेरे खिलाफ ऐसे 3-4 केसेस हैं। एक बार रामनवमी के ये 2000 कोविड के टाइम में अयोध्या से जो है 1-2 पुलिस जीप में 8-10 ऐसे पुलिस लोग आ गए कि भाई चलो पूछताछ के लिए अयोध्या। इत्तेफाक से मैं घर में नहीं था तो वो लोग चले गए, घर आए थे मतलब। तो ये जो एक नया ट्रेंड है और इन्हीं चीज़ों की वजह से मतलब सरकार बहुत नाराज़ होती है कि भाई प्रेस इंडेक्स में हमारा नंबर क्यों गिर रहा है और ये विदेशी प्रोपेगेंडा है, ये वेस्टर्न कंट्री इंडिया के खिलाफ है, ऐसा वो और ये हिंदुत्व संगठन ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि भाई ये लोग एंटी हिंदू हैं, एंटी इंडिया हैं, इसीलिए ये प्रचार करें। लेकिन इन्हीं चीज़ों की वजह से हिंदुस्तान का रैंकिंग गिर रहा है। इसी पर जैसे आप कह रहे हैं, जिस दुर्दशा की आप बात कर रहे हैं, भारतीय पत्रकारिता जिसको हम लोग आइकॉन मानते थे इतिहास पर, तो अभी देखा जा रहा है ऐसे रैंकिंग गिर रहा है। आप कह रहे हैं इसकी दुर्दशा ये है, जो स्टेट है, स्टेट संविधान आपको शिकंजे में कस रहा है, तो स्टेट मैकेनिज्म। तो ऐसे में कुछ पत्रकार हैं जैसे रवीश कुमार, अब बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और यूट्यूब से अपनी तथ्य को रख रहे हैं और सरकार से प्रश्न कर रहे हैं, जो आप लोग भी कर रहे हैं वायर की तरह। लेकिन कोई एक भी जैसे रवीश जैसे एक व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की हिमायती है, वो लोग कर रहे हैं अपनी मेहनत की बल पर। तो अभी सुना जा रहा है, आपने एक सुबह भी कहा वो अभी, कि डिजिटल मीडिया में भी सरकार शिकंजे कसने जा रही है, ऐसा कुछ जी उसमें भी उनको खतरा महसूस हुआ? देखिए, सरकारी डॉक्यूमेंट्स दो साल पहले एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का रिपोर्ट निकला ऑन पब्लिक कम्युनिकेशन, जिसमें वो सरकार की छवि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और थोड़े से चिंतित थे कि भाई जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है और जो अखबार है उसमें हमारा नैरेटिव, हमारी कहानियाँ, हमारा नज़रिया ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जो डिजिटल वाले हैं कमबख्त, उनके प्लेटफॉर्म्स पे हमारी बातें पूरी तरह से प्रमोट नहीं हो रही हैं। ऐसा जो है सरकारी मंत्रियों ने कंप्लेन किया और उसी डॉक्यूमेंट में वो कह रहे थे कि भाई हमको एक ब्लैक लिस्ट, जर्नलिस्टों का लिस्ट बनाना चाहिए कि कौन लोग हमारे खिलाफ हैं, कौन लोग हमारे पक्ष में हैं, और फिर हमको कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि धीरे धीरे सरकार की अपनी नैरेटिव आगे बढ़े। अब उसी पॉलिसी के को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 2 साल पहले एक नया जो है प्रावधान या प्रोविज़न आगे बढ़ाया। इंडिया में एक लॉ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और उस एक्ट के चलते सरकार के पास ताकत है कि वो कुछ रूल्स फ्रेम करे, और उन रूल्स को जो है सरकार ने कुछ इस तरह फ्रेम कर दिया ताकि वो डिजिटल मीडिया पे कंट्रोल कर पाए। हमारा मानना है कि ये जो रूल्स हैं ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हमने इनको चैलेंज भी किया है कोर्ट में, और कोर्ट ने हमारा पिटिशन स्वीकार किया। अब इस पर सुनवाई होगी, लेकिन सरकार फिर भी आगे बढ़ रहा है, और सरकार ने अभी लेटेस्ट जो रूल्स पारित किए हैं उसमें यह है कि सरकार खुद तय करेगी, मतलब सरकारी ऑफिसर तय करेंगे कि कौन सी खबर झूठी है और कौन सी सही, और अगर कोई झूठी खबर लेबल किया जाता है सरकार की ओर से तो उस खबर को जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, ट्विटर वगैरह, उनको डिलीट करना ही पड़ेगा, और अगर वो डिलीट नहीं करते तो कानूनी कार्रवाई का रिस्क उनको झेलना पड़ेगा। अब बताइए, किसी भी डेमोक्रेसी में क्या आप मंत्री और ब्यूरोक्रेसी को ये ताकत दे सकते हैं कि वो खुद ऐलान करें, खुद डिसाइड करें कि भाई ये फलाना, मतलब तो कल अगर आपके पोर्टल में ये कहें कि भाई ये हेडलाइन स्टोरी जो है, अगर उनको ठीक, आप मान लो कि कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी मंत्री के खिलाफ, या आपको लगा कि भाई किसी डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है और आपके पास कुछ कागज़ हैं, आपने स्टोरी छाप दी, सरकार सिंपली, मतलब इस नए लॉ के मुताबिक सरकार ये कह देगा कि नहीं, ये फेक न्यूज़ है, और एक बार सरकार ने घोषित कर दिया तो ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह मजबूर हैं कानूनन कि भाई वो इस चीज़ को या तो हटाएं, अदरवाइज उन पे लीगल एक्शन होने का रिस्क है। तो ये तो सेंसरशिप हो गया, सेंसरशिप हो गया। और इसके ऊपर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे
हम डिजिटल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब ये वगैरह, तो हमें डिजिटल डेमोक्रेसी की ओर हमारी स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करती है, हम कहते हैं ऐसा। जैसे ट्विटर, फेसबुक, तो जो आप बता रहे हैं तो ये तो स्टेट कंट्रोल करेगा आप, वो तो कैसी किस तरह? देखिए, ये कहीं से इसको आप डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। वैसे मेरा मानना है कि हालांकि ट्विटर, फेसबुक, इन तमाम चीज़ों से आप और हम जैसे छोटे जो स्टार्टअप्स थे, हमको बहुत मदद मिली, क्योंकि कम पैसे में, बल्कि हमको इसमें कोई ख़र्चा भी नहीं है कि आपने स्टोरी चलाया, आपने पब्लिश किया और ट्विटर पे आपने उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो हज़ारों करोड़ों लोगों तक वो पहुंच सकता है। और ट्विटर, फेसबुक, इन चीज़ों के ज़रिए हम लोगों ने अपनी एक ऑडियंस कायम की, जो अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बड़े कंपनीज़ हैं, इन पे भी हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। और मुझे लगता है कि ये भी एक, जैसे हमने कहा कि सरकारी इश्तिहार, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो हमारे सिमिलरली इन दिस एरिया ऑफ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन तरीके पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो ये भी हमारे इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर सकता है। मतलब हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है इधर। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ट्विटर, फेसबुक, ये भी बिजनेसेस हैं। और वो अमेरिका में कुछ भी बोले कि भाई हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हिंदुस्तान जैसा मुल्क अब दुनिया का सबसे आबाद मुल्क हो गया है। इतना विशाल बड़ा मार्केट है, और हर कोई चाहता है कि भाई वो इस मार्केट का हिस्सा हो। और अगर हमारे जैसे मुल्क में एक ऐसी सरकार आ जाए जैसे आज है, पिछले 9 साल से, जो आप इसको एक इंटॉलरेंट सरकार कह सकते हैं कि भाई वो आलोचना को बर्दाश्त नहीं करती, तो ऐसे सिचुएशन में अगर सरकार आदेश पे आदेश देना शुरू कर दे और ट्विटर से कहते हैं कि भाई या तो आप हमारे आदेश का पालन करो, नहीं तो आप यहाँ से चले जाओ। ट्विटर तो यहाँ से इंडिया नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट कौन छोड़ेगा, राइट? तो वो ज़्यादा, हालांकि ये जानते हुए भी कि ये आदेश गलत है। जैसे जनवरी में भारत सरकार ने बीबीसी से कहा कि, यूट्यूब से कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो नरेंद्र मोदी के गुजरात रोल पे है, आप इसको डिलीट करो। हालांकि सरकार ने खुद उसको बैन नहीं किया है, मतलब हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक वो बैन नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा कि नहीं आप इसको डिलीट कर, तो यूट्यूब ने इसको डिलीट कर दिया बगैर किसी से पूछे। कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं। वो कोर्ट, मतलब उस आदेश को कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते थे, लेकिन वो गए नहीं। तो इसलिए मुझे थोड़ा डर है कि जितना हम डिजिटल डेमोक्रेसी की उम्मीद रखते हैं, हकीकत कुछ और है, क्योंकि ये लोग प्राइवेट कंपनीज हैं, ये भी बिजनेस कर रहे हैं। और सरकार इस चीज़ को अच्छी तरह समझती है कि भाई ज़रा सी अगर ये इन पे दबाव डालें तो ये लोग लाइन पे आ जाते हैं। हालांकि ट्विटर ने 2 साल पहले बेंगलोर हाई कोर्ट में एक केस दर्ज किया है इन्हीं रूल्स के खिलाफ, लेकिन वो इलॉन मस्क के आने से पहले था। अब पता नहीं कितना जो है दिलचस्पी ट्विटर लेगा उस केस में, तो इसलिए हम ज़्यादा उन पे डिपेंड नहीं कर सकते। और जो एक चिंता का विषय ये है, बल्कि आप और हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हमारे चुनौतियाँ बढ़ने वाली हैं। और सरकार न सिर्फ इंडिया में, लेकिन हो सकता है कि इंडिया अगर इस मिसाल को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दे, तो और देश हिंदुस्तान के एग्जाम्पल को देख के ये ऐसा पॉलिसी लाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि नेपाल की सरकार प्रभावित हो, या वेस्ट में भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हों जो इसको नकल करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल न्यूज़लेटर्स का जो जरिया है, मेलिंग लिस्ट, ताकि आपका कनेक्ट रीडर्स के थ्रू डायरेक्टली हो। ये नहीं कि आप ट्विटर के थ्रू रीच कर रहे हैं या फेसबुक के थ्रू रीच कर रहे हैं। अगर आपका डायरेक्ट राब्ता है व्यूअर या रीडर के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे वायर का वेबसाइट है, और उसमें जैसे अगर हम ट्रैफिक को देखें कि भाई कितना परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक कम्स डायरेक्टली, तो वो ज़्यादा ट्रैफिक तो इनडायरेक्ट ट्रैफिक आता है, रेफरल ट्रैफिक आता है वाया सोशल मीडिया। तो लेकिन हमारी चैलेंज या चुनौती ये है कि भाई किस तरह से डायरेक्ट ट्रैफिक को बढ़ाते जाएं। और उसके अलग अलग तरीके हैं, जैसे न्यूज़लेटर है, मेल आउट्स हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रीडर के साथ आपका एक अच्छा टाइट रिश्ता होना चाहिए, अंतरक्रिया बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। जैसे ये हो क्यों गया? जैसे आप कह रहे हैं 10 वर्ष 2014 के बाद ये बढ़ गया।
मोदी गवर्नमेंट में बढ़ गया। भाजपा नेतृत्व सरकार ने ये सब मीडिया पे शिकंजा कसने लगा। ये हुआ क्यों? क्यों कर रहे हैं वे लोग? मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लोग बहस करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। हाँ, मतलब भाजपा का मतलब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। RSS जो है ये 1925 में बनाई गई संगठन है। अब 100 बरस को होने की है। बिल्कुल 100 बरस होने को है, 1 साल 2 साल रह गए। बहुत ही संगठित और शस्त्रधारी भी। देखिए ये लोग ट्रेनिंग देते हैं अपने लोगों को, हालांकि कहते हैं कि सिर्फ लाठी वगैरह, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें हैं जहाँ पे लोग चाकू लेके घूम रहे हैं, तलवार लेके घूम रहे हैं, यहाँ तक कि पिस्तौल लेके भी कुछ ऐसे इवेंट्स पे हमने फ़ोटोज़ छापी भी हैं वायर में। और ये जो संगठन है, ये जो हिंदुस्तान हज़ारों साल से बन के आया है हमारे पास, जो हमारी विरासत है एक मिली जुली समाज की, जहाँ पे हर किस्म के लोग, हर धर्म के, हर प्रांत के, हर इलाके के, हर ज़ुबान बोलने वाले, हर अलग अलग खाना खाने वाले लोग, ये उनका अपना देश है। लेकिन ये लोग इस विचार से, इस आइडिया से इत्तेफाक नहीं रखते। उनको लगता है कि भाई हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, ये सबसे ज़्यादा हिंदुओं का मुल्क है और ये इसकी पहचान जो है वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, और या तो दूसरे लोग इस बात को स्वीकार करें, अदरवाइज़ उनको हम इंडियन नहीं मानेंगे। तो ऐसा एक संकीर्ण सोच, नैरो माइंडेड थिंकिंग जो है, ये आपकी पॉलिटिकल सोच ऐसी है तो जाहिर है कि आप हर किसी को दुश्मन मानते हैं कि भाई अगर आप चलिए आप हिंदू नहीं हैं, लेकिन अगर आप हिंदुओं को उचित नहीं ठहराना चाहते और ये नहीं अपने आप को भी कहना नहीं चाहते कि हाँ भाई मेरे पूर्वज जो है हिंदू थे वगैरह वगैरह, आप इस चीज़ को नहीं स्वीकार करते तो आप हमारे दुश्मन हैं। अगर आपकी विचारधारा अलग है तो आप हमारे दुश्मन, जैसे जॉर्ज बुश कहते थे कि इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस। तो इन लोगों का भी मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में, कल्चर में जो लोग इन चीज़ों, जो लोग इनकी बातें नहीं मानते, उनको दुश्मन की नज़र से, मतलब इनको दुश्मन करार दिया जाता है। तो इनकी नज़रों में मीडिया, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एंटी मोदी हैं, आप एंटी बीजेपी हैं, आप एंटी हिंदू हैं, आप एंटी इंडिया हैं, आप प्रो कांग्रेसी हैं, आप प्रो पाकिस्तान हैं, प्रो, मतलब तरह तरह के नाम। हो सकता है कि अब जो मैंने आपसे इंटरव्यू दिया है यहाँ पे तो कहेंगे कि आप तो प्रो नेपाली हो गए। तो ये लेबल जो है लगाना बहुत आसान होता है इनके लिए। और तो ये जो इनकी थिंकिंग है, ख़ास तौर पे मीडिया के हवाले से, ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को एज ए एनिमी देखते हैं, एज ए एनिमी समझते हैं कि आप हमारे जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं, आप उनका काम कर रहे हैं। वो ये नहीं समझते कि हम जनता के बेसिस पे काम कर रहे हैं। आखिरकार मीडिया जो है, जस्ट लाइक अ पॉलिटिशियन इज आंसरेबल टू द पीपल, और जनता चाहती कि भाई अब उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे सवाल जवाब, उनसे एक जवाबदेही होनी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मीडिया वो रोल प्ले करेगा। और जब हम वो रोल प्ले करते हैं, ये लोग कहते हैं कि नहीं आप जो है हमारे ख़िलाफ़ हो गए, आप तो एंटी नेशनल हैं। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, मतलब जब केस रजिस्टर हो जाता है, अच्छा हमारे खिलाफ तो ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन पे एंटी टेररिज्म वाले कानून इस्तेमाल किए गए। 2 लड़के हैं जो शायद एक साल से ऊपर जेल में सड़ रहे हैं। केरला का एक दोस्त, एक जर्नलिस्ट था सिद्दीक कप्पन, उन्होंने जो है, वो दिल्ली बेस्ड है, मलयालम लिखता है, तो वो उत्तर प्रदेश के गांव में जाने की कोशिश कर रहा था जहां पे एक लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ, और न सिर्फ उसको जाने से रोका गया, लेकिन उनके खिलाफ जो एंटी टेरर का केस डाल दिया गया, और वो 2 साल के बाद छूट रहा बेल पे। भारत जैसे विविधताएं बसने वाली देश, जैसे नेपाल का भी सोशल फैब्रिक सेम भारत का जैसा मिलता जुलता हुआ है, तो वहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है, और नेपाल में भी 80%, मोर देन 80% हिंदू का पॉपुलेशन है यहाँ पर भी। तो ये हिंदुत्व और हिंदू धर्म, जैसे RSS आप बहस करते हैं, RSS हिंदुत्व की बात करते हैं जिसमें पॉलिटिक्स है, तो एक है आस्था हिंदुओं का, जो आस्थावान लोग हैं वो, उनको हिंदुत्व नहीं, हिंदू धर्म से, फैथ से उनको सरोकार है। तो इसको किस तरह आप वो करते हैं, डिफाइन करते हैं? जैसे इंडिया में तो हुआ, अब सब हिंदुओं को हिंदुत्व में ढाल रहे हैं RSS और भाजपा सरकार,
तो इसलिए मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। आप कह रहे हैं बौद्धिक को कंट्रोल किया जा रहा है। अगर ना माने तो आपका अराष्ट्रीय तत्व कहा जाता है, नक्सलवादी कहा जाता है। हमारे यहाँ भी एक बहुसंख्यक तो हिंदू है, तो हमारे यहाँ फैब्रिक क्या है, वेरी लिबरल सोसाइटी। हमारे यहाँ वेरी लिबरल सोसाइटी। धर्म राम, सिर्फ राम को नहीं पूछते, राम पूजने वाला शिव को भी पूछते हैं, बुद्धा को भी पूछते हैं। ऐसी सोसाइटी है यहाँ पर। तो अगर उसका हवा बहाव इधर घुस गया, जो अभी अभ्यास दिखा जा रहा है, तो हो क्या सकता है? जैसे आपका अनुभव क्या है? नहीं, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान अगर सेक्युलर मुल्क है तो इसकी वजह यह है कि जो हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, और भी धर्म मानने वाले लोग, आदिवासी लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि भाई ये देश हमेशा हर किसी का रहे, जो यहाँ का जो यहाँ का बाशिंदा है, सबका देश हो, सब लोग इसके इक्वल हकदार हैं। और ये जो मैं समझता हूँ कि वो हिंदू या वो मुसलमान जो सही मायने में आस्था रखता है, ये उनकी सोच है। लेकिन जो लोग धर्म को एज अ हथियार यूज़ करना चाहते हैं अपने पॉलिटिक्स के लिए, तो हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक पॉलिटिकल ट्रेंड है जो हिंदू धर्म को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो प्रयत्न किया जा रहा है, ये इसलिए नहीं किया जा रहा है कि उनको हिंदू धर्म से कोई लगाव है या प्रेम है, बल्कि मेरा अपना मानना है कि ये लोग हिंदू धर्म, फिलॉसफी और जो इतनी सारी चीज़ें जो डेवलप हुई हैं हिंदुस्तान में, इस चीज़ को समझते भी नहीं है। और लेकिन इनके जहन में एक ऐसा दक्षिणपंथी सोच है जिसको, और जो इनके पॉलिटिकल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। और अच्छा, मैं ये भी कह दूं कि भाई जो ये लोग सिर्फ एंटी माइनॉरिटी नहीं है, ये लोग किसानों के ख़िलाफ़ हैं, मज़दूरों के ख़िलाफ़ हैं, औरतों के ख़िलाफ़ हैं। मतलब, और अगर आप देखें कि भाई इनको, जैसे क्या वजह है कि बीजेपी आज हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों का की चहिता पार्टी है। सबसे ज़्यादा धन जो है बड़े जो हमारे उद्योगपति हैं वो इसी पार्टी को देते हैं, क्योंकि वो इनकी नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि वो अच्छी तरह समझते हैं कि अगर कोई पार्टी है हिंदुस्तान में जो सही मायने में अमीरों की पार्टी मानी जा सकती है, जो बिज़नेस क्लास के फेवर में नीतियाँ अपनाना चाहती है, तो वो बीजेपी है, वो आरएसएस है। इसीलिए आप देखिए, तो मेरी नज़रों में ये जो हिंदुत्व है, तमाम जो ये हर बात पे धर्म घसीट ले आते हैं या मुसलमानों के खिलाफ अपना प्रचार करते हैं, ये उसी एजेंडा को कवर करने के लिए, अमीरों को पोषण करने के लिए। बिल्कुल। तो जैसे क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने 2 साल पहले किसान विरोधी कानून पास करने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जो किसानों की ज़मीन को किस तरह से आसानी से छीना जाए उस किस्म के कानून बना रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मज़दूर जो है वो पूरी तरह उनको स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। ये वही लोग हैं जो जब बात चलती है कि भाई किसानों का जो मिनिमम वेज है, जो न्यूनतम जो सैलरी है, इसको बढ़ाया जाए, वो कहते हैं कि नहीं, इस पे नहीं होना चाहिए। तो यही लोग हैं हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रोपोनेंट। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि एजेंडा उनका वही है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व अगर इसको मतलब धर्म को वेपनाइज, एक उसका सशस्त्रीकरण सियासी इरादे को आगे बढ़ाने के लिए, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर नेपाल में भी शुरू हो जाए या और मुल्कों में, और बात सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है, मतलब किसी भी समाज में अगर धर्म, जैसे पाकिस्तान में लंबे अरसे से वहाँ की रूलिंग क्लास ने इस्लाम को वेपनाइज किया, और सबसे ज़्यादा अटैक जो है पाकिस्तान के अवाम पे, जो वहाँ पे इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री है, सबसे ज़्यादा अटैक तो पाकिस्तान के ही लोगों पे हुआ है, क्योंकि उसके चलते वहाँ की फ़ौज ने पूरी सोसाइटी पे कब्ज़ा किया, उसकी इकॉनमी को डोमिनेट किया, डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दिया। तो इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री में अगर इस्लाम का मिसयूज़ हो रहा है, तो उसी तरह से ये लोग इंडिया में हिंदुज़म को
वेपनाइज करने की कोशिश करे अपने पॉलिटिकल, अपने इकोनॉमिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे लगता है कि जिस रास्ते को नेपाल के लोगों ने चुना, यहाँ पे जो जन आंदोलन 1 और 2 और जो संविधान जो यहाँ पे लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने लिखा, और मैंने आज भी कहा कि ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि साउथ एशिया में नेपाल एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सब जमघट हो सकते हैं, मतलब कि लोगों ने इकट्ठा मिलके एंड थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस बातें कर सकते हैं। और ये एक ऐसी जगह, तो इस चीज़ को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नेपाल हिंदुस्तान में जो सब हो रहा है उससे कुछ अच्छे लेसन सीखें, दूर रहें और कुछ ट्रेंड से दूर रहें। बिल्कुल। जब आप ये बातें कर रहे हैं दूर रहने की बात, आरएसएस की एक थ्योरी है, जैसे जम्बू द्वीपे भारत खंडे, भारतीय उपमहाद्वीप, जिसको वो अखंड भारत भी कहा करते हैं, जिसमें नेपाल भी उनका इंक्लूड है। तो मुझे लगता है ये आरएसएस की मेंबर तो नहीं थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने संसद में एक बार उठाया था, हमारा हिमालय रेंज हमारी सीमा रक्षक है, और गृह मंत्री पटेल जी भी एक बार उठाए हुए थे ऐसे, जो बीपी कोइराला थे उनका दोस्त, उन्होंने सेटल किया हुआ था। तो अभी भी मोदी जी आए, जब आज भी बात हुआ था, जब पहली बार आए उनका बहुत जय जयकार हुआ, लेकिन पीछे उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया, नाकाबंदी कर दिए, बहाना किया हुआ था मधेशियों का उपेक्षा करना संविधान में। तो क्या ये आरएसएस का जो माइंड सेटअप है, पॉलिटिकली मैं माइंड सेटअप की बात कर रहा हूँ, यह हिंदुस्तानियों में, हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन में घुसा हुआ है क्या? जैसे यहाँ पर डिबेट होता है तो हर बार ऐसी स्टेटमेंट आता है, जैसे मोदी जी कहे बुद्धवाज बोर्न इन इंडिया, तो विरोध हुआ उनका नेपाल में। बारंबार क्यों दोहराया जाता है जो हमारे यहाँ बहुत बवाल बखेड़ा खड़ा हुआ होता है? क्या ये मानसिकता है या उन्होंने जानबूझकर किया और ये ऐसा ही हुआ, सडनली हुआ, ऐसा क्या हुआ? देखिए, समस्या जिसके बारे में आप मतलब इशारा कर रहे हैं, ये सिर्फ आरएसएस की समस्या नहीं है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में, भारत में हमेशा एक नकारात्मक सोच रहा है कि भाई हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है और जो बाकी जो छोटे मुल्क हैं, ये इनकी जो पॉलिसीज़ हैं ये हमारे समझौते, मतलब कि हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग बना के ही जो उनको अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। और मतलब शायद दुनिया का हर जो बड़ा मुल्क है, कहीं ना कहीं वो इस तरह से छोटे मुल्कों के बारे में सोचता है। तो हिंदुस्तान में भी बीमारी है और शुरू से ही थी, और जब कभी ये बीमारी जो है इसको कंट्रोल किया गया, तब आपने देखा होगा कि भारत और नेपाल के मैत्री संबंध आगे बढ़े। क्योंकि किसी भी दो देश के बीच में संबंध तभी बढ़ सकते हैं जब एक क्वालिटी का रिश्ता हो, जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, मतलब दूसरी की जो चिंताएं हैं, जो सुख दुख है, उसमें हम लोग शामिल हों। अगर हम एज अ डोमिनेटिंग माइंडसेट ये लेके चलें, तो अगर हम नेहरू की भी बात करें या इंदिरा गांधी या किसी भी प्रधानमंत्री की, तो ये मानसिकता पूरी तरह से हावी भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से उसको छुपाया भी नहीं गया। और कभी कभी वो उभर के आ जाता है और लोग उल्टा सीधा कुछ चीज़ें कह देते हैं और स्टेटमेंट देते हैं या कोई ऐसा पॉलिसी ले लेते हैं, जब जैसे ब्लॉकेट का मिसाल आप दे रहे हो। तो और अदरवाइज कुछ ऐसे वक्त हैं जब रिश्ते अच्छे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक चैलेंज है दोनों देशों को कि भाई किस तरह से म्यूचुअली बेनिफिशियल इक्वल रिलेशंस बनाए जाएं। और ये मतलब जो गलतियां नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, ये गलतियां पहले भी की जा चुकी हैं। मैंने अखबार में पढ़ा कि, लेकिन अब जिस तरह से कुछ उसको आगे, जैसे मैंने पढ़ा कि पोखरा एयरपोर्ट से हिंदुस्तान फ्लाइट्स आने नहीं दे, मतलब कि पोखरा टू बनारस या पोखरा टू कलकत्ता, क्योंकि उस एयरपोर्ट को चाइना ने बनाया। अब चाइना ने बना दिया, लुम्बिनी का भी वही हाल। हाँ, मतलब चाइना ने एयरपोर्ट बनाया, ठीक है, अच्छा होता अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को जाता, लेकिन अब ये एयरपोर्ट नेपालियों का है। और
इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए आप कहेंगे कि इसको कोई यूज़ ही नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार के चलते कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे नज़र आती है। और साथ साथ ये जो हम पढ़ रहे हैं अखबार में कि आरएसएस वाले जो हैं वो बार बार यहाँ पे आ रहे हैं और जो हिंदुत्व का भी प्रचार अब जो है तराई मधेश में करने की कोशिश की जा रही है। मैंने तस्वीर देखी रामनवमी के वक्त में कि यहाँ विराटनगर में जो है लोग तलवार लेके घूम रहे हैं, जनकपुर में, मतलब ये बीरगंज में भी शायद। तो ये एक बहुत नेगेटिव चीज़ है और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए हिंदुस्तान से, हम लोग बचने चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें साथ साथ ये भी कहा जा सकता है, इसमें नेतृत्व वर्ग, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स और बौद्धिक और मीडिया कर्मी को सबसे सचेत होना चाहिए। जैसे आपका उदाहरण हम ले सकते हैं। दूसरी बात, और आप तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं, तो हमारी नेपाली और इंडियन रुपये टाई है हमारे यहाँ। तो इंडिया की समृद्धि और उसकी पतन हमें भी प्रत्यक्ष प्रभाव पाती है। तो अभी देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी को समृद्धि कहा जा सकता है, या और आप कह रहे हैं जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट है वहाँ पर जो जिस तरह का भाष्य निर्माण किया जा रहा है, एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी आदिवासी, एंटी नक्सलवादी, तो इस तरह से वहाँ की अर्थतंत्र पर कोई प्रभाव पड़ा है या समृद्धि की ओर जा रही है भारत, जो मोदी कहते हैं बारंबार विश्वगुरु? देखिए, ये विश्वगुरु वाली बात तो कोई इसको सीरियसली लेता नहीं। ये तो एक प्रोपेगेंडा है जो भाजपा वाले इसको प्रचलित कराने की कोशिश करते हैं। हर कोई जानता है कि इसकी हकीकत कुछ और है। G20 का भी अगर हम मिसाल दें तो वही जो चीज़ जो रोटेट होके हिंदुस्तान के पास आती है कि आप G20 का चेयर रहेंगे इस साल। पिछले साल इंडोनेशिया था, अगले साल शायद ब्राज़ील होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको जिस तरह से पेश किया जा रहा है तो लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम इकॉनमी की बात करें, हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी की मिसमैनेजमेंट की वजह से पहले डीमोनेटाइजेशन आपका हुआ, GST जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, और फिर ये कोविड को जिस तरह से कोप करने की कोशिश की गई, तो भारत एक ऐसा इकॉनमी था जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा और रिकवरी जो है वो बहुत धीरे शुरू हुई। बाकी मुल्क जो है कोविड के बाद उनके इकॉनमी रिकवर हो गए, हिंदुस्तान में वो वक्त लगा। लेकिन अब थोड़ी सी तेज़ी आने लगी है, लेकिन ये तेज़ी जो है ये एक लो बेस पे है, क्योंकि पहले आप काफ़ी नीचे गिर चुके थे। कितना हम इसको सस्टेन कर पाएंगे और क्या इस ग्रोथ के साथ रोज़गारी भी जो है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है या एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है? मुझे लगता है कि ये सामाजिक स्थिरता को अफेक्ट करेगा। अगर एक ऐसा सिचुएशन होता है कि बेरोज़गारी बढ़ती जाती है, जो ये जो कहते हैं कि हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा आबाद मुल्क है, तो जाहिर है कि हर साल करोड़ों की तादाद में नौजवान लेबर मार्केट में आ रहा है और कह रहा है कि भाई मुझे नौकरी चाहिए, और ये पढ़े लिखे युवक हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये फ्रस्ट्रेशन, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? क्या ये फ्रस्ट्रेशन एक पॉजिटिव दिशा में जाएगी, या इस फ्रस्ट्रेशन को एंटी मुस्लिम और एंटी वो इन चीज़ों में लपेट के आप इसको एक नेगेटिव दिशा में ले जाएंगे? ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक अस्थिरता को जिस तरह से भाजपा आगे बढ़ा रही है, किसी भी समाज में अगर आप नफ़रत के आधार पे सरकार चलाने की कोशिश करेंगे, अगर आप एक सिटीज़न को दूसरे सिटीज़न से धर्म के आधार पे या लैंग्वेज के आधार पे या खाने पीने और रहने सहने के बेसिस पे आप लड़वाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर है कि सामाजिक स्थिरता आपकी अफेक्ट होगी और इससे आपका इकॉनमी भी प्रभावित होगा। तो ये डेफिनेटली चिंता का विषय है, और मेरी नज़रों में अस्थिरता को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी वजह ये है कि मोदी सरकार और भाजपा अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि उनकी जो आर्थिक नीति है, इससे जो है, जो तेज़ी से ग्रोथ होना चाहिए था, जिस तेज़ी से जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए थी, वो सब नहीं हो रहा है।
तो किस तरह से लोगों को डाइवर्ट किया जाए, किस तरह से लोगों को डिवाइड किया जाए ताकि चुनाव के टाइम में ये हमारे खिलाफ खड़े ना हो जाए। मुझे लगता है कि ये इस नफ़रत के कैंपेन का जड़ है कि किस तरह से लोगों को भ्रमित किया जाए। 24 में होने वाले चुनाव के लिए एक कहा जाता है, आज भी डिबेट हुआ, तो नेपाल में भी हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है आने वाली चुनाव के लिए, ऐसा भी है क्या? देखिए, नेपाल में क्या कोशिशें की जा रही हैं, नहीं की जा रही हैं, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं तो सिर्फ अखबार पढ़ रहा हूँ कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स वगैरह हुए थे मधेश में, और मैं देख रहा हूँ कि जैसे आरएसएस के लोग ये विनय चौथा वाला आए दिन आते रहते हैं, कुछ उसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, और हमेशा जो है आरएसएस का एक नज़रिया है नेपाल एक ख़ास दिशा में चले जाए, तो ये लोग सेकुलरिज्म के फेवर में नहीं है। एक ज़माने में तो ये मोनार्की के फेवर में थे। तो आरएसएस की अपनी कल्पना, अपनी सोच है कि भाई नेपाल में क्या होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसला तो नेपाल के लोग ही तय करें, और नेपाल के लोग ही तय करेंगे, क्योंकि नेपाल के लोग किसी के इशारे पे नाचने वाले लोग नहीं हैं। तो वो अपनी आज़ादी को अच्छी तरह समझते हैं और अपने मुल्क को किस तरह से इंडिपेंडेंटली चलाना है उसको अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन अगर कोई कोशिशें की जा रही हैं कि मतलब बेसिकली हिंदू मुस्लिम डिवाइड को किस तरह से क्रिएट किया जाए, बढ़ाया जाए, तो ये अगर नेपाल में ऐसा कोई करता है तो नेपाल के लिए तो नुकसान देगा ही देगा। नुकसान नेपाल के लिए बहुत ख़राब होगा, क्योंकि आपकी हिस्ट्री में ये बात है ही नहीं। लेकिन जाहिर है कि इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट इंडिया में भी पड़ सकता है। तो हो सकता है कि जो लोग इस इरादे को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि वो एक ऐसा फ़ायदा भी देख रहे हैं अपने आप के लिए कि भाई अगर नेपाल में ऐसा तनाव बढ़ जाए तो उत्तर प्रदेश बिहार में भी एक उनके लिए एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट ठीक ठाक हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि इस पे नेपाल के लोगों को केयरफुली देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि भाई किस तरह से नेपाल के अंदरूनी हालात को प्रोटेक्ट किया जाए, और जो नेपाल का जो विरासत है, जहाँ पे लोग अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग लैंग्वेजेस के रहने सहने का जो तरीका है उनका, वो डाइवर्सिटी, वो फिर भी रह रहे हैं, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो राइट्स सबको दिए गए हैं, किस तरह से उसको प्रोटेक्ट किया जाए और डीपन किया जाए। मुझे लगता है कि इसमें नेपाल का फ़ायदा है, और जो नेपाल के फ़ायदे में है मुझे लगता है कि वो इंडियन पीपल के फ़ायदे में भी होगा। जिस तरह से नेपाल का भू राजनीतिक अवस्थिति है, ये नेपाल की स्टैंड पॉइंट है, कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो अभी कुछ एक बरस हो गया, इसमें ज़्यादातर प्रभावशाली देश जैसे भारत, चाइना और अमेरिका की बहुत इन्फ्लुएंस ज़्यादा, उनका द्वंद्व ज़्यादा देखने लगी है यहाँ पर। तो इंडियन मीडिया तो बारंबार कह रहा है कि यहाँ चाइना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया, चाइनीज़ मीडिया कह रहा है यहाँ अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप क्या सोचते हैं, ये भाष्य कैसे निर्माण हुआ? जनता जिस तरह से ऐतिहासिक काल से हमारे यहाँ संबंध है, रोजी सांस्कृतिक रूप से, पॉलिटिकली रूप से, इकोनॉमिक रूप से, यह भाष्य कैसे निर्माण हुआ वहाँ पर, या कोई कर रहा है क्या ये? देखिए, भू राजनीति तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। हाँ। और हमारे रीजन में ये भी बात छिपी नहीं है कि हिंदुस्तान और चीन के बीच में तनाव है। ये बात भी छिपी नहीं है कि यूएसए और चाइना के बीच में तनाव है, न सिर्फ इस इलाके में बल्कि सारे विश्व में, और ख़ास तौर पे पूरे एशियाई इलाके में एक दूसरे को ये राइवल समझते हैं। तो राइवलरी जो है, ये दुनिया के हर कोने में ये राइवलरी खेला जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में, और साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में, हर जगह जो है ये अभी चीन और अमेरिका का कंपटीशन और राइवलरी चल रहा है। तो अगर ये राइवलरी नेपाल में नहीं दिखता तो ये आश्चर्य वाली बात होती, क्योंकि ये दो बड़े मुल्क हैं, और हर जो है मौका वो ढूंढते हैं कि हम लोग एडवांटेज कैसे ले लें। मुझे लगता है कि चाइना शायद नेपाल की अहमियत को तिब्बत के हवाले से, क्योंकि तिब्बत से निकट आपका मुल्क है, तो तिब्बत के हवाले से चाइना
नेपाल के सियासी जो राजनीतिक डेवलपमेंट्स है इस पे अपनी नज़र रखना चाहती है, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि उनके जहन में है कि भाई कहीं ना कहीं नेपाल को टिबेट कार्ड मतलब यूएसए जो है वो टिबेट कार्ड नेपाल के थ्रू चाइना के खिलाफ ना खेले, तो ये उनकी एक इनसिक्योरिटी है। साथ साथ जो है अमेरिका के भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ है, हिंदुस्तान को तो है ही इनसिक्योरिटीज़ कि भाई हमेशा चीन अगर भारत नेपाल के रिश्तों को ख़राब कर दे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये बात हर कोई जो बड़ा मुल्क है इस बात को एक्सेप्ट करे कि भाई नेपाल एक आज़ाद मुल्क है, न सिर्फ एक आज़ाद मुल्क है बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुए। तो हाँ, कुछ ऐसे पीरियड्स थे जब विदेशी ताकत जो है नेपाल के शासकों पे थोड़ा सा दबाव हावी हो गए थे, लेकिन नेपाल ने अपनी आज़ादी को हमेशा बचा के रखा है ना, कॉलोनाइज नहीं हुआ है। तो हम एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं, हम ऐसे लोग की बात कर रहे हैं जो अपनी आज़ादी को समझते हैं और हमेशा उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। तो ये समझना कि भाई हम इसको एज अ चेस बोर्ड का एक मोहर समझ के हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत गलत सोच है। और अगर हम ये कहें कि चाइना और अमेरिका और इंडिया में ये सोच नहीं है तो ये गलत होगा। मतलब इंडिया, चाइना और यूएस के जो रूलर्स हैं आज भी शायद नेपाल को एज अ चेस बोर्ड की नज़र से देखते हैं, और चेस बोर्ड में अलग अलग चेस प्लेयर हैं, तो हो सकता है कि हर कोई अपने फेवरेट प्लेयर्स को तैयार करने की कोशिश करता है ताकि उसके फेवर में जो है वो गेम चला जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिव चीज़ है, और लेकिन ये हकीकत है। मतलब कि जियोपॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर बड़े से बड़े मुल्कों में होता है तो नेपाल में तो होगा ही। और मुझे लगता है कि नेपाल के लोगों को सचेत रहना पड़ेगा कि भाई किस तरह से हम अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करें, ये जानते हुए भी कि हमारी ज्योग्राफी कुछ ऐसा है कि जो बड़े ताकत हैं वो इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बावजूद आप अपने इंडिपेंडेंस को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये आपके लिए और आपके लीडर्स के लिए, आपकी मीडिया के लिए, आपकी सिविल सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आप का यह सारगर्भित और महत्वपूर्ण समय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नेपालखबर.com